Hello friend, welcome to Economic Circle. My name is देवेंद्र कुमार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम आगम या फिर संप्राप्ति, इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक, बेसिकली रेवेन्यू का मतलब होता है आय। रेवेन्यू का मतलब होता है आय, ठीक है, या फिर हम इनकम बोल सकते हैं। आय, ठीक है। तो संप्राप्ति है क्या, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि संप्राप्ति आगम है क्या। एक उत्पादक को अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मुद्रा को आगम कहते हैं। क्या लिखा है कि एक उत्पादक को अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मुद्रा को आगम कहते हैं। कहने का मतलब है एक उत्पादक है, वह कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है, ठीक है। तो वस्तुओं का निर्माण करता है क्यों? क्योंकि उसको इनकम कमाना है। तो वो अपनी वस्तुओं को क्या करता है? बेच देता है, ठीक है। क्या करता है? बेच देता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? मुद्रा मिलती है, मतलब पैसे मिलते हैं। तो वस्तु का उत्पादन किया उसने, उस वस्तु को बेच दिया, बेचने से जो भी उसको इनकम हुई, जो भी मुद्रा हुई, वो हम उसकी क्या कहलाएगी? आगम कहलाएगी। समझ में आ गया आगम का मतलब क्या है? कि एक उत्पादक को अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मुद्रा को आगम कहते हैं। समझ में आया? आगे लिखा है कि कुल आगम क्या है? टोटल रेवेन्यू, TR बोलेंगे शॉर्ट में। लिखा है कि एक फर्म के उत्पादन की बिक्री से प्राप्त कुल राशि मुद्रा को कुल आगम कहते हैं। आगम और कुल आगम में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर कुल की बात करें, वहाँ पर कुल जो टोटल बिक्री है, जो भी टोटल उत्पादन किया हमने, उसको बेच दिया उसने, वहाँ से पैसा मिला उसको, वो उसका क्या कहा गया? कुल आगम कहलाएगा। समझ में आ गया? आगे हम पढ़ते हैं औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है? उत्पादन की प्रति एक इकाई को बेचने से प्राप्त आगम को औसत आगम कहते हैं। उत्पादन की प्रति एक मतलब हर एक इकाई को बेचने पर जो आगम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं। कुल आगम क्या कहता है? जो टोटल आगम है उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारी वो औसत आगम कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत आगम कहलाती है, ठीक है। सीमांत आगम क्या होता है? रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आगम क्या है? कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। सीमांत वर्ड को समझ लेते हैं। सीमांत क्या है? देखो, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को हमने बेचा, उससे कुल आगम में जो वृद्धि हुई उसको सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से समझेंगे कि एक उत्पादक है जो वस्तु बना रहा है, उसको बेचनी है, तो वो पहले एक वस्तु बनाता है, फिर दो वस्तु बनाता है, फिर तीन वस्तु बनाता है, ठीक है। और उसका जो टोटल रेवेन्यू है, एक वस्तु को बेचता है वो, तो एक वस्तु से उसको 40 रुपये मिलते हैं, ठीक है। दो वस्तु बेचता है तो उसको 60 रुपये मिलते हैं, और तीन वस्तु को बेचता है तो उसको 70 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, सीमांत आगम। सीमांत आगम की परिभाषा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आगम में जो वृद्धि होती है। तो पहले एक बेच रहा था तो कितने रुपए कमा रहा था? 40 रुपये।
एक से कितने पर बढ़ गया, 2। कितनी एक अतिरिक्त बेची, 1 इकाई अतिरिक्त बेची। तो अतिरिक्त पैसा कितना कमाया उसने, 40 से 60 पे गया तो कितने रुपए कमाए, 20 रुपये। तो 20 रुपये हमारा हो गया यहाँ पर सीमांत आगम। अब 2 रुपये, 2 इकाई से 3 इकाई पर गया और पैसे कितने के एक्स्ट्रा कमाए, 10। तो 10 हमारा क्या हो गया, सीमांत आगम। तो सीमांत आगम का मतलब यही है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन जैसे जैसे करेगा तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो जाएगी, 40 से 60, 60 से 70, तो पहले 20 की वृद्धि हुई, फिर 10 की वृद्धि हुई। ये वृद्धि जो है वो हमारी कहलाती है सीमांत आगम। ठीक है, सीमांत आगम। सीमांत आगम समझ में आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि सीमांत आगम, सीमांत आगम एम आर और औसत आगम ए आर के बीच संबंध बताइए। किसमें, किसके बीच में संबंध बता रहे हैं, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध बताने हैं। ठीक है, तो देखो औसत आगम और सीमांत आगम के बीच अंतर। तो सबसे पहले संबंध इनके बीच ये है कि कहता है कि ए आर तब तक बढ़ता है, औसत आगम तब तक बढ़ता है जब एम आर, जब एम आर ए आर से अधिक है। ए आर तब तक बढ़ता है जब एम आर जो है वो ए आर से अधिक है। समझेंगे कैसे, तो देखो वो कहता है कि ए आर तब तक बढ़ता है। ए आर कहाँ पर है, ये कहता है कि ए आर तब तक बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है, ये तब तक बढ़ रहा है कि जब तक एम आर इससे ऊपर है, मतलब इससे अधिक है। यही हो रहा है, एम आर ये है तो ए आर में वृद्धि कब तक हो रही है, जब तक एम आर इससे ऊपर है या इससे अधिक है। तो पहला संबंध तो इसके बीच ये है। और दूसरा संबंध है हमारा, वो कहता है कि ए आर तब तक अधिकतम और स्थिर होता है। ए आर तब तक अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, और स्थिर होता है जब, कब, जब इस बार एम आर ए आर के बराबर होता है। देखो एम आर ए आर कब बराबर है, इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हमारा जो ए आर है तब अधिकतम होता है। ए आर कब अधिकतम है, यहाँ पर ये ए आर अधिकतम है, यहाँ से बढ़ता शुरू किया और यहाँ पर अधिकतम है, इसके बाद फिर ये डिक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये अधिकतम कब है, तो ए आर अधिकतम तब है जब इस बिंदु पर हमारे एम आर और ए आर, इस बिंदु पर हमारे एम आर और ए आर क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, उसके बाद ए आर क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो ए आर तब गिरता है जब एम आर ए आर से कम होता है। ए आर कब गिरेगा, देखो ए आर क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और कब, जब ए आर से कम है क्या, एम आर, ए आर से कम क्या है, एम आर। तो हमारा ए आर क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो इसके बीच में यही 3 अंतर हैं ए आर और एम आर के बीच में। किसी एक को आधार लेंगे और दूसरे से उसकी कंपैरिजन करेंगे संबंध जांचने के लिए। ठीक है, तो सबसे कहता है कि पहला है कि ए आर तब तक बढ़ता है जब तक एम आर ए आर से अधिक है। ठीक है, तो ए आर बढ़ रहा है और एम आर उससे अधिक है। दूसरे में कहता है कि ए आर तब अधिकतम और स्थिर होता है जब एम आर ए आर से के बराबर है। तो ए आर जो है अभी मैक्सिमम वैल्यू पर है यहाँ पर, और कब, व्हेन दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। और थर्ड है ए आर तब गिरता है जब एम आर ए आर से कम है। एम आर क्या है, कम है, किससे, ए आर से। तो ए आर से कम है एम आर, ए आर तब गिरता है जब एम आर ए आर से कम होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये इनके बीच में हो गए संबंध। अब संबंध किसके बीच में पूछ रहा है,
अब संबंध पूछ रहा है कुल आगम टोटल रेवेन्यू और सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध बताइए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है, फिगर। अब सबसे पहला है कि लिखा है कि जब टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू घटती दर से बढ़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है, ठीक है, जो रेवेन्यू आता है वो हमारा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता, रेवेन्यू होता है लेकिन वो क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो वही लिखा है कि जब टीआर घटती दर से बढ़ता है तो एमआर घटता है पर धनात्मक मतलब शून्य से ऊपर रहता है। ठीक है, ये बात की जा रही है कि जब टोटल रेवेन्यू घटती दर से बढ़ रहा है तो हमारा एमआर भी बढ़ रहा है, ठीक है, धनात्मक है और जीरो से क्या है, ऊपर है। दूसरे में कहता है कि जब टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, टीआर कहाँ है, अपने अधिकतम बिंदु पर, और टोटल रेवेन्यू अपने अधिकतम बिंदु पर कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से देखो ये बढ़ना शुरू किया और इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद कर रहा है डिक्लाइन। तो इसके बाद क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि जब टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, तो टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर है ये यहाँ पर, तो कहता है तो एमआर शून्य है। देखो ये बेची गई इकाइयाँ हैं, ये बेस है जीरो, ठीक है, ये जीरो को डिनोट करता है, ठीक है, और ये टोटल रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू को शो करता है। तो दूसरे में कहता है कि जब टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर है, टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर है तो एमआर की क्या दिशा है, तो एमआर की दिशा ये है कि एमआर जो है वो शून्य है। टोटल रेवेन्यू अपने अधिकतम बिंदु पर तो एमआर शून्य है। उसके बाद कहता है कि जब टोटल रेवेन्यू गिरता है, मतलब कुल रेवेन्यू में अगर गिरावट आती है तो एमआर ऋणात्मक शून्य से कम होता है। तो देखो यहाँ पर गिरना शुरू कर गया टोटल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये जीरो से नीचे चला गया, शून्य से कम हो गया, मतलब ऋणात्मक हो गया, माइनस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन संबंध हैं। सबसे पहला संबंध ये है कि जब टीआर घटती दर से बढ़ता है तो एमआर घटता है पर पर धनात्मक मतलब शून्य से ऊपर होता है, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कहता है कि जब टीआर अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तो एमआर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और थर्ड कहता है कि जब टीआर गिरता है तो एमआर ऋणात्मक मतलब शून्य से कम होता है। समझ में आया? तो ये तीन इनके बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम क्या समझेंगे यहाँ पर, औसत आगम मतलब एआर एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू वक्र, इनके वक्र के बारे में समझेंगे कि इनके वक्र कैसा होता है, कहाँ पर। सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संप्राप्ति, ठीक है, मतलब रेवेन्यू वक्र इनकी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि औसत कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम किस प्रकार का होता है। ठीक है, समझाइए। हमने बाजार पढ़े थे, तीन प्रकार के बाजार थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम सीमांत आगम, ठीक है, इनके वक्र किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार में, ठीक है, और एक लास्ट पढ़ेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में। तो तीन प्रकार के बाजार में हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के बाजार में हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के जो बाजार हैं इनमें पढ़ेंगे कि एआर एमआर, ठीक है, इन वक्रों की दिशा कैसी होती है। ठीक है, किस तरीके के वक्र होते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ते हैं। तो बाजार का जो चैप्टर हमने किया है
ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। यह बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। फर्म प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। कहने का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर समरूप वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है। कोई भी एक फर्म कीमत को प्रभावित नहीं करती। बाजार में जो भी प्रचलित कीमत पहले से तय की जाती है उसी पर नई फर्म भी अपनी वस्तु को बेच रही होती है, ठीक है। आगे लिखा है कि यदि फर्म प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर अपना उत्पादन बेचने का प्रयास करती है तो वह अपने सभी ग्राहक खो बैठेगी। यदि कोई फर्म ये चाहे कि मैं अधिक कीमत वसूल करूं किसी ग्राहक से, ठीक है, अपने सामान को अधिक कीमत पर बेचूं, तो उससे कोई वस्तु नहीं खरीदेगा। क्यों? उसके जैसी तो दूसरी दुकान में वही वस्तु मिल रही है, ठीक है। तो वो इससे क्यों खरीदेगा, उससे खरीदेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर वो अपने ग्राहक खो बैठेगा। आगे लिखा है क्यों? क्योंकि बाजार में प्रचलित कीमत पर समान उत्पाद को बेचने वाली बहुत सारी अन्य फर्में हैं। क्योंकि बाजार में प्रचलित कीमत पर समान मतलब उत्पाद को बेचने वाली बहुत सारी फर्में हैं, ठीक है, इसलिए। आगे लिखा है अतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम मतलब AR और सीमांत आगम समान होते हैं। क्योंकि हर जब वस्तु की कीमत सेम है तो आप एक वस्तु बेचो, दो वस्तु, तीन बेचो, चार बेचो, आप हर एक वस्तु पर बराबर ही तो पैसा कमाओगे, ठीक है। दाम बढ़ा के तो बेच नहीं सकते। इसलिए जो सीमांत आगम है और वो औसत आगम है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और AR और AMR वक्र कीमत में परिवर्तन न होने के कारण एक्स अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। एक बार समझ लेते हैं ढंग से तालिका और चित्र द्वारा। तो देखो एक इकाई है, एक इकाई बनाई उत्पादन ने, एक इकाई को बेच रहा है और एक इकाई की कीमत उसने रखी कितनी, 5। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात की जा रही है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। 2 बेचेगा तो प्रति इकाई 5 ही बेचेगा, ठीक है, कीमत तो 5 ही रहेगी ना, ठीक है। और 3 बेचे तो भी 5 रुपये पर इकाई, और ठीक है, पर क्वांटिटी, और 4 पर क्वांटिटी। तो एक को बेचने पर कितने कमाए, 5 रुपये कमाए। 2 को बेचने पर 10 कमाएगा, 3 को बेचने में 15 और 4 को बेचने में 20, ठीक है। अब यहाँ से औसत आगम निकालेंगे हम। तो औसत आगम पता है आपको, AR जो होता है वो हमारा टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो भैया 1 से काटेंगे 5 को 5, 2 से 5 से काटेंगे 10 को तो 5, 15 को 3 और 20 को 4 तो 5 आ गया, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना आ गया, हर एक इकाई को बेचने पर औसत आगम आ गया 5। अब सीमांत आगम निकालें तो पहले में तो 5 आएगा, दूसरे में कितने अतिरिक्त थे, 5, फिर 15, 10 से 15 पर गए कितने अतिरिक्त 5, और 15 से 20 पे गए तो कितने अतिरिक्त पैसे कमाए, कितने 5। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमारे जो AR है और जो AMR है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और इक्वल है, क्या, प्राइस भी इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ इक्वल होती है। अगर हम इसको डायग्राम से शो कर दें तो देखो वस्तु की कीमत, वस्तु की क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक पर भी कितने कमा रहा है, 5 रुपये कमा रहा है। 2 पर भी 5, 3 पर भी 5 और 4 पर भी 5 है। तो ये जो हमारा गया ये किसके बराबर है, ये प्राइस AR और AMR ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो वक्र है ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि AR और AMR वक्र व कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए जो हमारा वक्र है वो एक्स अक्ष से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समझ में आया? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और AMR वक्र को हमने समझ लिया, ठीक है। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ठीक है, और फिर AR MR वक्र क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में MR और AR वक्र किस तरीके के होते हैं। देखो लिखा है कि एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है।
एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत कम करके अधिक इकाइयाँ बेच सकती है, परंतु सीमांत आगम में कमी आती है। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार क्या होता है? एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, मतलब वस्तु जो भी बाजार में जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है उसका बेचने वाला या उसका उत्पादक केवल एक बंदा है। ठीक है, तो अगर एक है तो अपने हिसाब से वो कीमत तय करेगा। ठीक है, ठीक, अगर वो कम कीमत पर वस्तु बेचता है तो उसका सीमांत आगम कम हो जाएगा और औसत आगम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है इसलिए एकाधिकार में ए आर तथा एम आर वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं, क्योंकि यदि वो कीमत कम करता है और कीमत कम करके क्या करेगा? रेवेन्यू को बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ाएगा तो एम आर ए आर का जो है वो क्या हो जाएंगे? नीचे की ओर हो जाएंगे। जैसे वस्तु की एक इकाई को बेचने पर 10 रुपये, वस्तु एक इकाई को बेचता है तो उसकी कीमत उसने रखी 10, तो कमाए कितने? टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर 10 है, मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पर 10 है। वस्तु की 2 इकाई बेची तो 2 इकाई की कीमत उसने रखी 9 रुपये, और 9 रुपये के हिसाब से 9 दूनी 18 रुपये उसने कमाए, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 2 से काटेंगे 18 को तो 9, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू कितना हुआ? 18 में से 10 गए 8। ठीक है, इस तरीके से 3 पर कीमत 8 तो 24। ठीक है, और 8 से काटेंगे 24 को तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 24 में से कितना अतिरिक्त कमा रहा है? 6 रुपये अतिरिक्त कमा रहा है, और कीमत जब 4 है, कीमत जब 4 है तो 7 रुपये प्रति इकाई बेच रहा है, तो 7 चौक 28 रुपये कमाए, एवरेज रेवेन्यू 7 और मार्जिन रेवेन्यू आया यहाँ पर 4। ठीक है, तो आगम जो है यहाँ पर जो ए आर एम आर वक्र जो है वो नीचे की ओर होंगे इस तरीके से। ये हमारी मात्रा कहलाएगी, ये हमारी आगम। ठीक है, और ये हमारा आएगा ए आर, और ये हमारा चला जाएगा एम आर। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं। तो अगर पूछे कि एकाधिकार बाजार में संप्राप्ति वक्र जो हैं ए आर एम आर वक्र किस तरह के होते हैं, तो हम बोल देंगे एकाधिकार बाजार में ए आर तथा एम आर वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं। ठीक, चित्र में क्या लिखा है? लिखा है कि ए आर वक्र का ढलान नीचे की ओर है। ठीक है, इससे प्रकट होता है कि एकाधिकार फर्म यदि अधिक मात्रा बेचना चाहती है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। यदि अधिक मात्रा में अधिक रेवेन्यू कमाना चाहते हैं तो उसको कम कीमत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ए आर और एम आर में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक, अब लास्ट है हमारा बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकार और प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और सीमांत उपयोगिता बाजार का मिश्रण जो है वो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार है। ठीक है, क्या लिखा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म अलग नीति निर्धारित करती है क्योंकि पूर्ति पर उसका आंशिक नियंत्रण होता है। लिखा है कि यदि फर्म कीमत कम करके मांग में वृद्धि करती है, कीमत कम करके क्या करती है? मांग में वृद्धि करती है, तो हमारा इससे क्या होगा? औसत आगम और सीमांत आगम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे लिखा है कि परंतु निकटतम प्रतिस्थापन होने के कारण मांग वक्र ए आर एम आर वक्र अधिक लोचदार होते हैं। तो यहाँ पर भी ए आर और एम आर वक्र क्या हैं? बाएं से दाएं नीचे की तरफ बाएं से दाएं क्या है? बाएं से दाएं नीचे की तरफ। ठीक है, बाएं से दाएं क्या है? नीचे की तरफ है। कीमत 1 2 3 4 सेम वही जो पिछला उदाहरण है वही यहाँ पाएगा। ठीक है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में वक्र कैसे होंगे? बाएं से दाएं नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, चैप्टर छोटा ही है ये। ठीक है, छोटा ही था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा आगम। ठीक है, कितने प्रकार के आगम होते हैं, आगम क्या है,
कितने प्रकार के होते हैं? कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, 3 प्रकार के आगम होते हैं। ठीक है, उसके बीच हमने संबंध पढ़े, किसके बीच में? सीमांत आगम और औसत आगम के बीच। ठीक है, कुल आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध पढ़े। और फिर हमने ये देखा कि जो 3 बाजार हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में AMR, AR वक्र, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं। ठीक, इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक बारी फिर मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। ठीक है, और मैंने M.Com किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद B.Ed किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ। आप एक सही टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं। आप लोगों को क्या करना है कि प्रॉपर नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, नोटबुक लेनी है और उन पर क्या करना है, अपने खुद से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अब जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, यही आपकी फ़ीस है। ठीक, कंप्लीट नोट्स होंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, पूरे पेपर में। ठीक, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट नोट्स हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करना है, इसको शेयर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।